गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा एपी लगभग खत्म हो गया था, है ना। तो और थोड़े बहुत क्वेश्चन हम चाहें तो देख सकते हैं इसमें, है ना। एपी के लिए तो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, लिखो जैसे, और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है सम ऑफ, क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ इंटीजर, सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, है ना। सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, है ना। that are divisible by that are divisible by 2 और 5। ठीक है। अब वो बोलना चाह रहे हैं कि उन सारे इंटीजर को जोड़ के बताओ 1 से 100 के बीच में जो 2 या फिर 5 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं देख लेता हूं 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स कितने हो सकते हैं। तो एक सेट बना लेता हूं जिसमें 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर लिख लेता हूं। 2, 4, 6, 8, 10, है ना, 12। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। लास्ट नंबर होता है 100। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे एक सेट और बना लेता हूं जिसमें 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर लिख लेता हूं। 5, 10, 15, 20, 25। ये सारे नंबर जो है ना, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। और अब मैंने उन नंबर्स को भी लिख लेता हूं जो 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होते हैं। तो 10, 20, 30, ऐसे करते करते हुए 100। तो अब यहां से इन सारे नंबर को ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो हमें तो चाहिए सिर्फ 2 से डिवाइड होने वाला है या फिर 5 से डिवाइड होने वाले। किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना। अगर 2 से डिवाइड होने वाला काउंट कर लिया है, 5 से डिवाइड वाला काउंट कर लिया, तो रिपीट नहीं करना। जैसे 10, 10 की खास बात क्या है कि 10 जो रहता है वो 2 से डिवाइड भी होता है और 5 से भी हो रहा है। तो वो तो 2 बार काउंट हो गया ना आपको। तो आपको हर चीज को एक एक बार ही काउंट करना है। ठीक है, तो कैसे देख सकते हैं? तो यहां से अगर आपको सम का फॉर्मूला याद है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n/2 a+l। ये वाला लगा लेते हैं अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो, है ना। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 a+l। इसको देख लेते हैं इससे कैसे कर सकते हैं हम। देखो, तो पहले वाले इसके लिए सम निकाले तो 2 से लेकर 100 तक 50 टर्म होते थे। n/2 a+l, a मतलब पहला टर्म 2 और l मतलब लास्ट टर्म 100। इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये बन रहा है 50/2 और ये बनेगा 102। ठीक है, 2 से कट करोगे तो 51, तो ये मिलेगा 525, 2550। अब ऐसे देख लेते हैं हम 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर को जोड़ के देखते हैं। तो 5 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर 20 होते हैं। n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये मिलेगा। तो यहां से मिलेगा 10 और ये मिलेगा 105, तो ये मिलेगा 1050। इतना सम आ जाएगा। और ऐसे ही हम इनके कॉमन वालों को भी देख लेते हैं, ये इनका सम कितना आ जाएगा। तो ऐसे 10 नंबर होते हैं, n/2 a+l, तो ये मतलब 100, l मतलब 100, तो ये मिलेगा 10/2 और ये मिलेगा 110। इससे कट करेंगे तो ये कितना आएगा 55, मतलब 550। तो अब हमें पूछा क्या उसने हमसे, वो पूछना चाह रहा है कि बताओ आप कि या तो 2 से डिवाइड हो या फिर 5 से डिवाइड हो। रिपीट नहीं करना है। तो 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर को जोड़ लेते हैं, उनका सम कितना आया। 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स का सम जोड़ लेते हैं। कॉमन वाले को एक बार हटा लेते हैं, कितना मिलता है बताओ। 2 से डिवाइड होने 5 से 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स का सम है 2550। 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स का सम कितना है तो 1050। और कॉमन वाले कितने हैं 550। ठीक है, इसको देखें तो ये मिलेगा 0, 5, 5, 10, एक पावर में 6 और 2 एक 3, तो ये मिलेगा 550। माइनस कर लेते हैं तो 3050, ये आंसर आ जाएगा। तो यही पूछना चाह रहा है कि अगर आप 1 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर लिखोगे उसमें 2 से डिवाइड वाले 5 से डिवाइड वाले चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं करना है ना, एक बार ही आता है ना। 1 से लेकर 100 के बीच में क्या 10 2 बार आता है क्या? नहीं। तो हमें 2 बार काउंट हो गया ना वो, तो 10, तो उन सारे नंबर को हमें हटाना पड़ेगा। तो आई होप क्लियर हो गया है ना कैसे करना था इसमें। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। सम ऑफ, क्या हो गया इसको, क्या लिखा है? सम ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट
टू एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, एक एपी के स्टार्टिंग के टू एन टर्म, कौन सी एपी है, 2, 5, 8, ये है एक, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। अच्छा, दूसरी एपी एक और दे रखी है जिसके एन टर्म और जो पहली एपी है उसके कितने टर्म, टू एन टर्म, उन दोनों का सम आपस में इक्वल आता है। तो सेकंड एपी क्या है, 57, 59 और 61। तो आपसे पूछा एन की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो पहले एपी के कितने टर्म जोड़ने हैं हमें, टू एन टर्म, और दूसरे एपी के कितने टर्म जोड़ने हैं, एन टर्म, और इन दोनों का सम आपस में क्या आता है, इक्वल आता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। अच्छा, पहले एपी के टू एन टर्म, वैसे एन टर्म के सम का फॉर्मूला याद ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ एन टर्म नहीं है, यहाँ पे टू एन टर्म है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2n/2 2a, ए मतलब पहला टर्म इसका, प्लस 2n माइनस 1, और डिफरेंस कितने का चल रहा है, पहले एपी में 3 का डिफरेंस चल रहा है। अच्छा, दूसरे एपी में एन टर्म है तो n/2 2a, उसका पहला टर्म क्या है 57, प्लस n माइनस 1, इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है दूसरे एपी में, n/2 कैंसिल आउट हो गया, ये मिला 2 2 2 4, ये मिलेगा 6n माइनस 3। इसको देखेंगे तो ये 57 का डबल कितना हो गया, 114, ये मिलेगा 2n माइनस 2। इसको सिंपल करके देखते हैं तो कितना आया, 4 माइनस 3 1 हो गया, 1 को बाहर 2 मल्टीप्लाई किया, 6 का डबल 12n हो गया, 114 में से ये 2 गए तो 1112 प्लस 2n हो गया, 2n को इधर शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड तो 2n लेफ्ट में गया, 112 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 10n इक्वल टू 1110, n का वैल्यू कितना आ गया 11। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, इजी है, मतलब समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसमें, है ना। चलो और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये n टर्म है ना, आर इन एपी, ये सारे नंबर किसमें एपी में दे रखे हैं। आपको बोला है सच डेट, सच डेट a1 प्लस, है ना, सच डेट a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24, अगर सभी को जोड़ो तो कितना आता है 225 आता है ना। तो आपसे बोला है देन, है ना, सम ऑफ ऑल टर्म, है ना, 1 से लेकर 24, तो सारे टर्म को जोड़ के बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी है ना, अगर कोई सीक्वेंस एपी है तो उसमें सिमेट्रिक टर्म का अर्थमेटिक मीन बराबर होता है। तो अगर आपको कोई सीक्वेंस एपी दिख रहा है ना, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इस तरह से अगर देखें तो A20 से, A21 से, 21, 22, 23, 24, ये अगर एपी है तो सिमेट्रिक टर्म का अर्थमेटिक मीन बराबर होगा। जैसे स्टार्टिंग से पहला उठाया तो लास्ट से पहला उठा लिया, स्टार्टिंग से पांचवा उठाया तो लास्ट से पांचवा उठा लिया, स्टार्टिंग से 15 नंबर का उठाया, है ना, तो लास्ट से भी कितना नंबर का उठा लेना है, 15 नंबर का उठा लेना है ना, लास्ट से 10वां नंबर। तो इस तरह से अगर हम टर्म उठाते हैं तो इनका जब अर्थमेटिक मीन निकालें, A5 A20 और ये देखा मैंने A10 और A15, तो ये टोटल मिला के कितने टर्म दिख रहे मुझे, 6 टर्म है। इनका अर्थमेटिक मीन और स्टार्टिंग के 12 टर्म उठा लिए, ऐसे लास्ट के 12 टर्म उठा लिए, इनका अर्थमेटिक मीन इक्वल ही आता है, क्योंकि सिमेट्रिक टर्म का अर्थमेटिक मीन तो इक्वल ही होता है। अच्छा, इनका सम तो आपको क्वेश्चन में दिया है 225, डिवाइड बाय में क्या है 6, इन सारे टर्म को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सम AI डिवाइड बाय 24, 6 से कैंसिल कर लो 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 225 इंटू 4, तो कितना मिलेगा, सभी टर्म का सम मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 900, तो जितने भी टर्म है उन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 900 आंसर आ जाएगा इसका। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे सोचना है इसको। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का। हम्म 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 हम्म, हम्म।
ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अलोंग ए रोड साइड, है ना, क्या लिखा हुआ है, अलोंग ए रोड साइड, along a roadside an odd number of stone placed, an odd number of stone placed at at interval of 10 मीटर, मतलब 10 मीटर के इंटरवल पे हमने बहुत सारे पत्थर को रख रखे हैं ना, स्टोन, लेकिन ओड नंबर है कितने हैं, दिस स्टोन have these stone have to be assemble this stone have to be assemble around the middle stone, मतलब इन सबको मिडिल स्टोन के अराउंड असेंबल करना है हमको, ठीक है। चलो आगे क्या दे रखा है, ए पर्सन can carry only one stone at a time, मतलब कोई भी पर्सन एक टाइम पे एक ही स्टोन को कैरी करता है। आगे बोला है ए मैन कैरिड आउट द जॉब स्टार्टिंग with the stone in the middle, मतलब मिडिल में जो स्टोन है वहां से वो कैरी करना स्टार्ट करता है, ठीक है। मिडिल कैरिंग स्टोन्स इन सक्सेशन, कैरिंग स्टोन्स इन सक्सेशन, मतलब एक एक करके उठाता हुआ है ना। तो कवर करता है डिस्टेंस, कितनी कवर कर लेता है डिस्टेंस, कवरिंग डिस्टेंस 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। तो आपसे बोला है नंबर ऑफ स्टोन्स कितने थे, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं एक बार। क्वेश्चन ने उन्हें ऑलरेडी बोल रखा है कि इन अलोंग साइड ओड नंबर ऑफ स्टोन रखे हुए हैं, तो एक यहां रख दिया है, एक यहां, ये बिल्कुल मिडिल में, मान लो ये बिल्कुल मिडिल वाला है, फिर एक यहां दो, यहां इस तरह से एन इधर रख दिए और एन ही इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो एन स्टोन इधर, एन स्टोन लेफ्ट में, मतलब इसके इस तरफ कितने स्टोन है, एन स्टोन्स, और इधर कितने स्टोन है, ये भी एन स्टोन से, और बीच में कितना स्टोन है, एक स्टोन बीच में भी रखा हुआ है। तो टोटल मिला के कितने स्टोन हो गए, तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल मिला दें तो 2n+1 स्टोन हो गए। और 2n+1 कैसा नंबर होता है, वैसे भी पता है ओड नंबर होता है। अब उन्होंने बोला है कि वो उसको क्या करता है, असेंबल करता है, और मिडिल से स्टार्ट करना है उसको, है ना। एक टाइम पे एक है, हर एक के बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है। तो अब देखो, मान लो ये तो पहला वाला तो यहीं है बीच में, है ना, यहां से यहां तक गया तो 10 मीटर, फिर आया भी होगा 20 मीटर हो गया। यानी अगर मैं लेफ्ट साइड वालों को डिस्टेंस देखूं तो टोटल डिस्टेंस मुझे देखनी है, तो सिर्फ लेफ्ट वाले की अगर मैं बात करूं या राइट वाले की बात करूं तो 10 जाना 10 आना तो 20 हो गया, ठीक है। फिर 10 ही है तो 20 जाना 20 आना तो 40 हो गया। फिर ये 30 आना और 30 जाना तो कितना हुआ, 60 हो गया। तो इस तरह से चलता जा रहा है। मतलब तीसरे वाले में, मतलब पहले वाले में 20x10, 20x1 आ गया, दूसरे वाले में 20x2, ऐसे लास्ट वाले में 20 इंटू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अच्छा ये तो लेफ्ट वाला राइट वालों को कवर किया, ऐसे वो लेफ्ट को सेम कवर करेगा, तो इसी चीज का डबल कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 2, 20 को कॉमन कर लो, 20 कॉमन हो जाएगा तो ये कितना मिलेगा, 1 + 2 + 3, और ये मिल जाएगा 20 कॉमन होने पे n। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना बनता है। तो यहां से ये मिल जाएगा 40, कितना मिला 40 n+1/2, और ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो 4.8 किलोमीटर बोला था इसमें, है ना, कितना बोला था टोटल डिस्टेंस। तो यहां से हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 4.8 किलोमीटर।
अब सब कुछ मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल देते। 4.8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 48,000 मीटर हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट कर देते तो 20 बन जाएगा। तो 20 से इसको भी आपस में कैंसिल कर लेते, 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 400। तो ये तो आ गया 2400 इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, ये आ जाएगा यहाँ से। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सिंपल कर लो, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई ये हो जाता है, 2400 हो जाता है ना। ओके, तो यहां से अपन देखें तो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है ये। 15, अच्छा इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2400 है ना, 2400 है ना, तो इसको एक काम करो 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 480, 5 से अगेन डिवाइड कर लो, 5 9 जा 45, 96, और अगेन ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा, ठीक है। अब ये किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ना, तो 2 से अगर हम करें तो 16 बार, अगेन 2 से करें तो 8 टाइम्स, 2 से करें तो 4, और 2 से करेंगे तो 2, और अगेन 2 से करें तो 1 आ जाता है। तो यहां से ये मुझे मिल रहा है 5 इंटू 3 15, एक तो 15 तो दिख रहा है मुझे, है ना। एक और अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 8, 8 का डबल 16, है ना। कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा 15 और 16 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, और 9, 15 और 9 कितना होता है, 240। हाँ तो कुछ गड़बड़, एक क्वेश्चन मैंने कुछ गलती किया, 4.8 किलोमीटर था ना, हाँ एक डेसिमल कम है इसमें ना, अरे किलोमीटर है ना, डेसिमल में था 4.8, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 आएगा ना, ठीक है। तो ये 240 हो गया एक्चुअल में, तो 15 इंटू 16 हो जाएगा, ये मिस्टेक है ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब टोटल स्टोन की बात करें तो टोटल स्टोन हमने कितने माने थे उसमें, तो ये हमें पता है 2n प्लस 1, एन की वैल्यू 15, 15 का डबल 30, तो 31 आ जाएंगे, यानी टोटल मिला के स्टोन कितने हो गए, 31 स्टोन हो गए ना। अरे यहाँ पे दे रखा है 4.8 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 4800 होगा, है ना, मैंने 48,000 लिख दिया। तो आई होप समझ गए होगे ना कैसे करना था इसमें, है ना। ओके चलो एक और करते हैं इसी का। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन एपी एक एपी है हमारे पास, और उसका जो फर्स्ट टर्म है विथ एन एपी एंड फर्स्ट टर्म ए, उसका फर्स्ट टर्म ए है, एंड कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। आगे बोला है ए और डी दोनों जीरो नहीं है, ये भी बोला है। तो बोला है आगे कि द रेशियो ऑफ पी किस चीज को बता रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म टू सम ऑफ एन टर्म सक्सीडिंग देम, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन एन, बोला है कि स्टार्टिंग के एन टर्म को जोड़ो, उसके बाद के एन टर्म को जोड़ो, तो उनका जो रेशियो है वो एन पे डिपेंड नहीं करेगा। देन तो आपसे पूछा है कि रेशियो बता दो, कौन का ए बाई डी का रेशियो बता दो, है ना, ए बाई डी, एंड रेशियो पी भी बताना है, ये भी बताना है क्या होंगे। चलो ठीक है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, तो एक एपी है जिसका पहला टर्म हमें पता है ए है डी है, आगे बोला है कि जो रेशियो है पी वो कितने टर्म का, स्टार्टिंग के एन टर्म का, और सम ऑफ एन टर्म सक्सीडिंग उसके बाद के एन टर्म का। चलो तो उनका रेशियो पी है, तो बताओ एन टर्म का सम का रेशियो क्या होता है, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी का आएगा। अच्छा उसके बाद भी एन टर्म है तो एन बाई 2a, अब a बदल गया। अच्छा जो लास्ट टर्म होता है उसके बाद कौन सा टर्म आएगा, तो देखो a प्लस डी इस तरह से चल रहा होगा, लास्ट टर्म आएगा a प्लस एन माइनस 1 डी, तो इतने टर्म तो खत्म हो गए, अगला टर्म आएगा a प्लस, इसमें एक d जोड़ के देखना, इसमें a प्लस एन डी आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म अब हो जाएगा a प्लस एन डी, एन माइनस 1 डिफरेंस कितने का जा रहा है, अभी भी d का जा रहा है,
तो n/2 खत्म हो गया। ऊपर वाले में देखे तो 2a माइनस डी और कितना मिलेगा n इंटू डी। डिनोमिनेटर में देखे तो कितना आ जाएगा 2a माइनस डी प्लस n कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा 2d और माइनस n कॉमन किया तो 2d माइनस 1 है ना। हाँ ये आएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो हमारा आंसर आएगा ना है ना डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है n पे। तो अगर मान लो मैंने d की वैल्यू 2a रख दी, आराम से सोचो अगर d की जगह पे मैं 2a रख दूं तो ये पार्ट ही खत्म। d की जगह पे 2a रख दे तो ये वाला हिस्सा खत्म, ये वाला हिस्सा खत्म, ऊपर का nd खत्म, तो n से n कैंसिल आउट हो गया, यानी पूरा आंसर ही डिपेंड ही नहीं कर रहा है n पे। अरे ये n और ये n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना अगर ये d बराबर 2a रख दिया तो। इसका मतलब d बराबर 2a, तो यहां से आप बता सकते हो a बाई डी कितना आ जाएगा, a बाई डी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो p तो पता चल गया हमको, बस इजी है 1/2 आ जाएगा। और आगे क्या पूछा था, तो a बाई डी पता चल गया और रेशियो ये चाहिए, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा तो जीरो बनेगा, ये वाला हिस्सा जीरो बनेगा, तो ऊपर का n और नीचे का n खत्म, तो d डिवाइड बाई 2d माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। और क्या बोला था इसमें, हाँ बस इतना ही है, तो ये हो जाएगा। और हाँ ठीक है ना, और कुछ है क्या इसमें, हाँ यही पूछा ना, पी पूछा था, बस हो गया। पी पता चल गया हमको रेशियो, तो a बाई डी पता चल गया और p भी पता चल गया। p मतलब दोनों का रेशियो है ना, तो d डिवाइड बाई 2d माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नया कुछ है ना, अब नया स्टार्ट करते हैं हम, जीपी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है जीपी, तो जैसे सिंपल सा एपी और जीपी लगभग सेम ही होता है। अब एपी में जो डिफरेंस होता है वो सेम चलता है और जीपी में जो रेशियो होता है वो सेम चलता है। जैसे अब मैंने नंबर लिखा 2, 4, 8, 16, 32 और 64। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका एक रेशियो सेम चल रहा होगा। 4 को 2 से डिवाइड करो 2 मिला, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 मिला, 16 को 8 से डिवाइड करो 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला। तो यहाँ पर रेशियो सेम चलता है। अच्छा सभी का रेशियो 2 ही आ रहा है ना, अल्टरनेट टर्म मतलब स्टार्टिंग वाले में से पहले वाले को माइनस करके डिवाइड करके पता चलता है, तो रेशियो सेम आता है। तो सभी का रेशियो सेम है, इसीलिए इस रेशियो का नाम होता है कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं और इस वैल्यू के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द सीक्वेंस in which ratio of any two consecutive term is constant। अगर दो लगातार टर्म का रेशियो हम निकाले और वो कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, इज कॉल्ड एन जीपी। तो हम उसको जीपी बोल देते हैं बस शॉर्ट में, है ना, ऐसे याद रख लेना। अगर आपको इसके टर्म देखने हैं तो पहला टर्म ए मानते हैं, फिर ए आर हो जाता है, फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, इस तरह के टर्म इसके दिखते हैं। तो इसमें एक चीज नोटिस करोगे, मतलब हमेशा फर्स्ट टर्म को ए से स्टार्ट करते हैं और रेशियो हमेशा क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। कोई भी सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करो, थर्ड में से सेकंड को डिवाइड करो, एक डायरेक्शन में, है ना। अब अगर ये जनरल टर्म आप मानते हो तो इसमें एक चीज नोटिस करो, ये पहला टर्म है तो T1 लिख दिया, ये सेकंड टर्म है T2 लिखा, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 आ रही है, चौथे टर्म में आर की पावर 3 आ रही है, पांचवें टर्म में आर की पावर 4 आ रही है, छठे टर्म में आर की पावर 5 आ रही है। यानी जिस भी टर्म की बात कर रहे हैं उसमें आर की पावर एक कम आ रही है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो ए आर की पावर कितना जाएगा, n-1। यानी जीपी का हमें कोई टर्म निकालना है तो सिंपल सा हमें ए आर की पावर में क्या लिखना है, एक कम लिखना है ना। मान लो मैं आपसे 10वां टर्म पूछूं तो ए आर की पावर में क्या लिखना है, 9 लिख लेना है इसको,
ठीक है, तो इजी हो गया। इसमें ये ध्यान रखना, ए मतलब फर्स्ट टर्म है इसमें, है ना, और आर मतलब क्या है इसमें, आर का मतलब है कॉमन रेशियो। जो भी रेशियो आएगा उसी को हमें बताना है, आर बोलते हैं। ठीक है, इजी, पता चल गया इस तरह से। एक तो ये मिल गया। अब हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं हम लोग सम, है ना। जीबी में जितने भी टर्म है उनको जोड़ के कितना आता है, तो ये भी देख लेते हैं। चलो, तो सम भी देख लेते हैं एन टर्म का। तो ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर 3, इन सारे टर्म को हमें जोड़ना है। लास्ट टर्म क्या मिलेगा, ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आर से मल्टीप्लाई करना, आर इंटू एस। इस पहले वाले को आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, अगले वाले को आर से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3। इससे जस्ट पहले वाले को आर से मल्टीप्लाई किया होगा तो ए आर की पावर n-1, लास्ट वाले को आर एस से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा। चलो, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो ये मिलेगा एस 1 माइनस आर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ए मिला, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी ये लगातार टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गए। तो बचे कौन कौन से टर्म यहाँ पे, तो पहला टर्म तो बच गया ए, और इधर से माइनस करेंगे तो ए आर की पावर एन, तो ये मिलेगा एस। इसमें ए को चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमारा सम का फॉर्मूला आ गया। तो जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो सम के लिए, ए माइनस न्यूमरेटर से कॉमन लो और माइनस डिनोमिनेटर से कॉमन लो, तो इस तरह से भी चल जाएगा, दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों तरीके से चल सकते हैं। तो सम, जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर माइनस। इसमें ध्यान रखना आर की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हम लोग। अच्छा, क्योंकि जैसे आप 1 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। आर 1 हो गया तो देखो सिमिलर हो गए ना सारे टर्म, तो फिर तो देखना ही नहीं है, मतलब ए सारे टर्म ए ही हो जाएंगे, बात ही खत्म हो गई फिर तो दो चीजें हमें जीपी के लिए याद रखनी। क्या क्या दो चीजें याद रखनी है कि जीपी का कोई टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो जीपी का कोई टर्म निकालने का फॉर्मूला है ए आर की पावर एन, है ना, -1 डिवाइड बाय आर -1। इस तरह से हम जीपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन तो करेंगे। ठीक है, पहले एक आध और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट 3, 6, 12 इस तरह के टर्म दे रखे हैं, इज जीपी, ये जीपी के सारे टर्म है। देन फाइंड, तो आपको बोला है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो पहला चीज आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा चीज आपको बोला है 9th टर्म फाइंड करो इसका। तीसरा चीज, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, स्टार्टिंग के 10 टर्म को जोड़ के बताओ कितना आएगा। और चौथा बोला है मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी टेकन, हमें कितने टर्म यूज करना चाहिए, टेकन सच देट सम एक्सीड, कि हमारा जो सम है वो एक्सीड हो जाए, 300 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं हम। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सीरीज दे रखे है, उस सीरीज में 3, 6, 12 इस तरह के नंबर दे रखे। जीपी में है रेशियो तो देख के समझ में आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी सेकंड टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर लो या 12 को 6 से डिवाइड कर लो, तो कॉमन रेशियो तो 2 आ गया है ना। आगे उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, तो पहला तो ठीक है कि बोले स्टार्टिंग के 10 टर्म को जोड़ के बताओ। तो हमें एन टर्म के सम का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। तो ए मतलब क्या है, पहला टर्म 3, आर मतलब क्या हुआ 2 की पावर 10 -1 2 -1, इसको सिंपल करेंगे तो 3 2 की पावर 10 कितना होता है ना 1024 -1, ये कर लेंगे ऐसे। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि इसका 9th नंबर का टर्म बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आर की पावर क्या लिख दो 8, ए मतलब 3, आर मतलब 2 की पावर 8, ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन उसने बोला है कि हमें कितने नंबर यूज करना चाहिए कि हमारा सम 300 से ज्यादा हो, तो हम मान लेते कि हमें एन टर्म यूज करना चाहिए। तो ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये एन टर्म का सम 300 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब चाहो तो वैल्यू रख दो इसमें, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमें पता है 3 है इसमें, आर की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर एन -1 अपॉन 2 -1, तो हमारा सम 300 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से इसको कट करेंगे तो ये कितना बनेगा 100,
तो 2 की पावर n-1 किससे ज्यादा होना चाहिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 की पावर n ज्यादा होना चाहिए 101 से। तो n का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, मिनिमम 7 तो रखनी पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो 64, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, आगे ना ज़्यादा। तो मिनिमम हमें कितने टर्म यूज़ करने पड़ेंगे कि हमारा सम 300 से ज़्यादा हो जाए। तो मिनिमम हमें 60 टर्म यूज़ करने ही पड़ेंगे, तब जाके हमारा सम क्या होगा, 300 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना, कैसे कर सकते हैं। चलो तो और देख लेते हैं, इन्फिनाइट जीपी का सम कितना होता है। तो सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, अगर जीपी में हम इन्फिनाइट टर्म ले ले तो उनको जोड़ने पे कितना मिलेगा। तो वैसे हमें सम तो पता था, एन टर्म का सम कितना आता है, एन टर्म का सम आता है ए 1 - r⁻⁴ अब ये इन्फिनाइट टर्म का सम तभी निकाल सकते हैं जब मोड आर 1 से कम हो। तो अब देखो, अगर आप इन्फिनाइट टर्म निकाल रहे हो तो बताओ, अगर आर 1 से छोटा है और अगर हम देखें कि एन मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और आर 1 से छोटा है, तो आर की पावर एन कितना हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, है ना। क्योंकि 1 से अगर कोई भी छोटा नंबर हो उसकी पावर इन्फिनिटी रख रहे हो, तो 1 से जितना भी छोटे नंबर्स होते हैं उसकी पावर बढ़ाने से वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो ये 0 की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आर की पावर एन क्या 0 की तरफ चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a/1 - r। तो अगर जीपी में इन्फिनाइट टर्म है तो उनका सम कितना आता है, a/1 - r। कंडीशन को थोड़ा ध्यान रखना, मोड आर 1 से कम होना चाहिए, तभी जाके हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन भी देख सकते हैं इसके। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सीरीज दे रखी है 6, 2, 2/3 और 2/9 अप टू इन्फिनाइट है। इन सबको हमें जोड़ के बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो इजी है, मोड आर, आर की वैल्यू देखना कितनी आती है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 1/3। तो इन्फिनाइट टर्म का सम कितना होता है, a/1 - r। ये मतलब पहला टर्म 1 - r, कॉमन रेशियो क्या है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो 1/3। तो आ रहा है 6 × 3 / 2, 2 से कट करो तो आंसर आ जाएगा 9। यानी ये पूरा नंबर जब आप जोड़ते जाओगे तो 9 की तरफ चला जाएगा और 9 की तरफ जाके सिकुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तरह से हम बोल सकते हैं 9 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बुक से देखते हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है इफ ए बी सी डी इफ ए बी सी एंड डी, ये जो चार नंबर है एंड पी भी है ना, आर आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ये सारे अलग अलग है और रियल नंबर है, सच देट, है ना, सच देट वो एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, a² + b² + c², बाहर दे रखा है p² -2p ab + bc + cd, ठीक है, और प्लस b² + c² + d², ये लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आपसे बोला है देन ए बी सी एंड डी आर इन, तो ये आपको बताना है ये ABCD किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे कि HP में होंगे ना। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, इसमें जो दे रखा है इसमें एक काम करो, a² है ना, बाहर p² बैठा हुआ, तो इस दोनों को एक साथ लिख दो, AP का होल स्क्वायर, यहाँ पे AB है ना, और एक P भी है, तो इन दोनों को भी एक साथ लिखो, 2AB और P, और ये b² भी, इसको भी साथ में लिख दो तो b²। इन तीनों टर्म को ध्यान से देख के आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या है इसमें, ये किसी चीज का स्क्वायर बन गया है। ऐसे बचे हुए के साथ करो, बी और पी को साथ में देखो तो बीपी का होल स्क्वायर -2BC × P + c²। ऐसे तीसरे को देखेंगे तो सी और पी को साथ में रखो तो CP का होल स्क्वायर -2CDP, और ये हो जाएगा D का स्क्वायर, बोला लेस देन इक्वल टू 0।
तो पहला वाला तो मुझे देख के लग रहा है कि AP माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा मुझे दिख रहा है BP माइनस सी का होल स्क्वायर, तीसरा मुझे दिख रहा है CP माइनस डी का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के लेस देन तो नहीं आ सकता है 0 से, बट तीन पॉजिटिव नंबर की स्क्वायर है ना, स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है, तो तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के लेस देन भले ही नहीं हो सकता है बट इक्वल टू हो सकता है 0। तो इसको 0 के इक्वल कर लो तो P बराबर हो गया B बाई ए, यहाँ से P बराबर हो गया C बाई बी, और यहाँ से P बराबर हो गया D बाई सी। एक चीज आप नोटिस करोगे, ये तीनों क्या है आपस में, रेशियो है, B बाई ए, C बाई बी और D बाई सी, तो A B C D रेशियो है। तो रेशियो कब किस में इक्वल होता है, जीपी में। इससे ये पता चल गया कि A B C D ये सब क्या है, जीपी हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए बी सी है ना आर इन जीपी, ये सारे नंबर किस में है, जीपी में है। बोला है देन द एक्सप्रेशन, देन द इक्वेशन, एक हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, एंड एक और इक्वेशन दे रखी है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस ए बराबर 0, ये दो इक्वेशन है। बोला है हैव ए कॉमन रूट, इन दोनों का कैसा रूट है, कॉमन रूट है। तो आपसे बोला है कि d बाई ए, ई बाई बी और एफ बाई सी, इनके बारे में बताओ, ये एपी होगा कि जीपी होगा कि एचपी होगा, क्या होगा। अच्छा, पहली बात उन्होंने बोला है कि एबीसी तीन नंबर जीपी में, जीपी की खास बात है रेशियो सेम है, तो बी बाई ए सी बाई बी बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया, तो यहाँ से बी बराबर हो गया रूट ए सी। एक चीज तो हमें ये पता चल गई। ठीक है, आगे उनने बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसका और एक और इक्वेशन जो दे रखी है उन दोनों का हैव ए कॉमन रूट, दोनों का कैसा रूट है, कॉमन रूट है। तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट ए सी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो रूट ए एक्स प्लस रूट सी, इसका होल स्क्वायर जैसा लग रहा है ये तो, इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का रूट सी बाई ए आ जाएगा, इतना आ गया। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो आंसर आया है ना, ये अकेला इसका रूट नहीं है, ये किसी और का भी रूट है। तो एक और इक्वेशन हमें दे रखी है, उसका भी रूट है। अब रूट का यही मतलब होता है कि उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो रख दो, एक्स की जगह पे रख दो माइनस रूट सी बाई ए, इसका होल स्क्वायर, 2e एक्स की जगह पे लिखेंगे माइनस का रूट सी बाई ए प्लस ए बराबर 0। इसको देखें तो डी स्क्वायर करना, तो सी बाई ए माइनस 2e, ये क्या आएगा, रूट सी बाई रूट ए प्लस एफ इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी के नीचे सिर्फ ए, मतलब सी का कोई रोल नहीं बचा है ना, डी के नीचे सिर्फ ए चाहिए, तो सी का कोई रोल नहीं है। तो एक काम करो, सबको सी से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा डी बाई ए, इसको सी से डिवाइड किया तो ई बाई रूट ए सी बन जाएगा, और अगर इसको सी से डिवाइड किया तो एफ बाई सी इक्वल टू 0। अब ये तो दिख रहा है मुझे डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इक्वल टू, अच्छा बताओ रूट ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं, तो 2e बाई बी। ऐसा कंडीशन किस में आता है नॉर्मली बताओ, कि दो नंबर को जोड़ के बीच वाले का डबल आ जाए, तो ऐसा कंडीशन आता है एपी में। तो आप ऐसा बोल सकते हो डी बाई ए, एफ बाई सी और ई बाई बी, ये किस में होंगे, एपी में हो जाएंगे। आया कुछ समझ में? ठीक है, और देख लेते हैं। आगे बोल रखा है एक नंबर है कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, एक नंबर है जिसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, और बोला है कि विच आर इन जीपी, जो कि किसमें है, जीपी में। एक 3 डिजिट का नंबर है एक तरह से, उसके जो नंबर है वो सब जीपी में। आगे क्या बोल रखा है, सम ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, सम ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ऑफ डिजिट एक्सीड ट्वाइस द मिडिल, है ना, ट्वाइस द मिडिल डिजिट। बाई वन। आगे बोल रखा है एंड सम ऑफ लेफ्ट हैंड एंड
middle digit and sum of left hand and middle digit is two third of sum of two-third of sum of middle middle and right hand digit। तो आपसे बोला है कि वो नंबर बता दो क्या आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझते हैं एक बार क्या बोला है। 3 डिजिट का नंबर है तो कोई भी 3 डिजिट मान सकते हैं, जीपी के ए आर स्क्वायर ऐसा मान सकते हैं ना। बोला जीपी में तो जिनमें राइट हैंड डिजिट और लेफ्ट हैंड डिजिट अगर इनको देखे तो ये एक्सीड कर जाता है ट्वाइस द मिडिल डिजिट, है ना। ठीक है, तो नंबर लिखने का आपको थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 327, इसका मतलब जो 3 है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो बीच वाला 20 उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 को 1 से। जो भी सबसे यूनिट प्लेस पर होता है उसको 1 से प्लेस, जो 10th प्लेस पर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई, और जो 100 पोजीशन पे होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे नंबर लिखना है यहाँ पे तो आप सोचो, फर्स्ट जो ऐसे इस तरह का डिजिट है तो ये 100th डिजिट है, इसको 100 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, और लास्ट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये नंबर हो गया। अब उसने बोला है कि सम ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिजिट, तो राइट और लेफ्ट वाले डिजिट को जोड़ो तो ए प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है, एक्सीड है, किससे एक्सीड करेगा, डबल ऑफ द मिडिल डिजिट, तो मिडिल डिजिट का डबल कर लो, तो डबल कर लिया, और उसमें 1 जोड़ने पे ये बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो एक तरफ भेज सकते हो चाहो तो इसको, ठीक है ना, तो ये इस तरह से मिल जाएगा ना। ठीक है, 2AR है ना, मिडिल वाली डिजिट क्या AR है ना, 20 को लिख रहा हूं 2AR। चलो इसको सबको एक तरफ भेजेंगे तो AR स्क्वायर माइनस का 2AR प्लस A इक्वल टू 1, कुछ A को कॉमन कर लो तो ये मिलेगा R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A R माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा पहला इक्वेशन। तो ऐसा मिल गया। आगे उसने क्या बोला है, एंड सम ऑफ लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट, लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट 2/3 आ रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड और मिडिल डिजिट देखते हैं, ये मिला लेफ्ट हैंड ए और मिडिल डिजिट, ये 2/3 आ रहा है। किसका 2/3 आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या बोला 2/3। सम ऑफ मिडिल एंड राइट डिजिट, मिडिल और राइट डिजिट के का 2/3 आ है, मिडिल और राइट डिजिट ये इसका आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ए कॉमन कर लेना, ठीक है, तो 1 प्लस आर, 2A कॉमन कर लेना, आर भी कॉमन कर लेना, तो 1 प्लस ए भी खत्म, आर भी खत्म, तो आर बच गया। तो 1 प्लस आर खत्म, ए से ए खत्म, तो ये मिलेगा 3 इक्वल टू 2R। तो बताओ आर का वैल्यू कितना आया, 3/2। अच्छा एक और आ सकता है आर इक्वल टू -1, बट आर की वैल्यू -1 नहीं रख सकते हम लोग, है ना। ठीक है, तो इतना आर तो पता लग गया। अच्छा आर की वैल्यू अगर ये आ गई तो इसमें रख के देख लो कितना आता है। ए आर की जगह पे रखो 3/2 -1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आएगा a/4 इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू कितना आया 4, तो ये 4 हो गया, आर 3/2 हो गया। क्या आप नंबर बता सकते हो, हाँ इजिली बता सकते हैं। ए आर स्क्वायर यही था ना, तो ये मतलब 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, 6 मिलेगा, ठीक है, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मिल जाएगा। तो नंबर कितना मिलेगा 469, ये मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ना कैसे करना था। इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट आ तो गया होगा समझ में। चलो और थोड़े बहुत देख लेते हैं। मतलब आपको जीपी के फॉर्मूले वॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन तो कर सकते हैं बहुत सारे हम लोग। अब देखते हैं इसमें, इन्हें जीपी विथ एक जीपी है ना, और उसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, एक जीपी है जिसका पहला, दूसरा और तीसरा टर्म, इन तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं ना, एक जीपी के बारे में बोला है कि उसका पहला, दूसरा और तीसरा टर्म तीनों को जोड़ोगे तो 13 आता है। ठीक है, आगे बोल रखा है एंड, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर और तीसरे टर्म का स्क्वायर, इन तीनों को भी जोड़ लोगे तो 91 आता है। तो आपको एन टर्म का सम चाहिए, कितना चाहिए, एन टर्म का सम चाहिए। चलो तो देखते हैं,
एक जीपी का पहला टर्म, दूसरा और तीसरा, तो जीपी का पहला टर्म ए होता है, फिर होता है ए आर, तीसरा होता है ए आर स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ो तो 13, ये पहला इक्वेशन हो गया। पहले टर्म का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये मिलेगा 91। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थोड़ा सिंपल करके लिख ले पहले वाले को, तो ए कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13, ये हो गया। नीचे वाले में ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू आ गया 91, है ना। फर्स्ट एक है, ये सेकंड है। अब डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक में ए है और दूसरे में क्या है, ए स्क्वायर। तो एक काम करो, अब सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो फर्स्ट से, लेकिन डायरेक्टली मत करो, फर्स्ट के स्क्वायर से डिवाइड करो। तो सेकंड इक्वेशन में लिख लेता हूं ऐसे, ए स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, और डिवाइड बाई में क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 91, और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 13 इंटू 13, ये मिल जाएगा। ऊपर वाले को चाहो तो कैंसिल वैंसिल कर सकते हो, तो ये मिल जाएगा ऊपर वाला 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। डिवाइड बाई में देखें तो 1 प्लस आर स्क्वायर इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 7/13। चलो जो भी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है और कर लेते हैं कितना मिल सकता है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 13 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, 13 माइनस 13r प्लस 13r का स्क्वायर, इसको देखें तो 7 प्लस 7r प्लस 7r का स्क्वायर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है। 13 में 7 गए तो कितना मिला, 6r स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा 20r, और ये मिलेगा 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो, 3r स्क्वायर माइनस का 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है तो r का वैल्यू एक आ जाएगा 3 और एक आएगा 1/3, ठीक है ना। r की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी और एक कितना आ जाएगा 1/3, इजली है। तो कुछ भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 1/3 भी रख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं कुछ भी, तो आप मान लो कुछ भी मान सकते हो। अगर r मान लो मैंने 3 मानता है, अगर r मैंने 3 रखा है तो फर्स्ट इक्वेशन में r की जगह पे 3 रख के देखें, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 और एक 1 13, तो a 1 आ जाएगा। जब r 3 है तो a 1 आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन। अच्छा r अगर 1/3 रखोगे तब भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर r में 1/3 रख लेता हूँ तो a मेरा कितना आ जाएगा, तो a मेरा आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये इस तरह से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा था, सम चाहिए था उसको एन टर्म का। तो कोई ना, मैं मान लेता हूँ पहले वाले से कितना आता है, पहले वाले से कितना आता है, तो पहले वाले से कितना आ जाएगा। यहां से अगर मैं सम देखूं तो सम का फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली याद होना चाहिए। कितना होता है सम, एन टर्म के सम का फॉर्मूला, तो एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए मतलब पहला टर्म होता है, तो सबसे पहला टर्म इसमें है क्या, कितना है, पहला टर्म ए था ना, ठीक है। तो ए का वैल्यू मान लो 1 आ गया, तो ए का वैल्यू कितना आया 1, आर कितना आ गया 3 और एन माइनस 1 आर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। दूसरा ए को निकाल सकते हैं, ए अगर उसमें ये मान लो मैं कितना मानू, दूसरा वाला 1/3 माने तो ये उसमें 9 आया था, तो 9 1 माइनस 1/3 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/3, इससे भी आ जाएगा। तो 9 1 माइनस 1/3 की पावर एन, ये बनेगा 2/3, इससे भी सोल्व हो जाएगा। दोनों ही आंसर करेक्ट है ना, मतलब ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना कैसे करना था इसमें, और देख सकते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, ठीक है। बोला है सम ऑफ एन इन्फिनाइट, सम ऑफ एन इन्फिनाइट, ठीक है, सम ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी, नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन जीपी। एक जीपी है जिसमें कितने टर्म है, इन्फिनाइट टर्म है। उन सारे जीपी के इन्फिनाइट टर्म का सम कितना दिया है, 15 दिया है। कितना दिया है, 15 दिया है। तो एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, और उनके स्क्वायर का सम, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। उनके स्क्वायर का सम कितना दिया है, 45 दिया है। तो आपको बताना है फाइंड सीरीज, तो आपको सीरीज बताना है कितनी आएगी, ठीक है। देखते हैं,
क्वेश्चन में अगर एक जीपी दे रखी तो जीपी तो हम यही मानते हैं ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3, इस तरह की जीपी होती है। ठीक है, अब इस जीपी के सारे टर्म को जोड़ो इन्फिनाइट टर्म को, तो उनका सम कितना आता है 15। तो आपको नॉर्मली पता ही है इन्फिनाइट जीपी का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये पहले उनने दे रखा है 15। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बोला उनके स्क्वायर को जोड़े, तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में कैसे हो जाएगा, पहला टर्म देखो स्क्वायर में ऐसे दिखेगा, ए स्क्वायर दिखेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर दिखेगा, ए स्क्वायर आर की पावर 4 दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो इसके इन्फिनाइट टर्म का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस ए, मतलब पहला टर्म 1 माइनस आर, आर मतलब क्या है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो तो आर स्क्वायर है, तो ये आएगा 45। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से मुझे सोल्व करना है, तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्टली डिवाइड नहीं करता, उसके स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, उससे क्या है ए मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। चलो, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, इसको मुझे, तो ये 45 है। अब मुझे इसको सेकंड वाली इक्वेशन के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर खत्म हो गया, 15 से इसको कट कर लिया 3 बार, 3 से इसको कट कर लिया 5 बार, ये मिल जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, है ना, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, और थोड़ा देखेंगे तो ये आ रहा है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, नीचे मिलेगा 1 माइनस आर और 1 प्लस आर, ये मिल जाएगा 1/5। ठीक है, एक और ये भी खत्म, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 आर इक्वल टू 1 प्लस आर, इसको इधर भेजेंगे तो 4 इक्वल टू 6 आर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो आर का वैल्यू आ गया 2/3। अब आर अगर 2/3 आया तो चाहो तो आप फर्स्ट इक्वेशन में चेक भी कर सकते हो, रख के आर की वैल्यू 2/3 रखते हैं, तो ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 15, आर की वैल्यू 2/3 रख देते हैं इक्वल टू 15, तो ये मिलेगा 3a/1 इक्वल टू 15, तो a यहां से 5 आ जाएगा। तो आर भी पता चल गया और ए भी पता चल गया। अब पूछा क्या है इसने, फाइंड द सीरीज। सीरीज निकालना बहुत इजी है, जब ए पता है आर पता है तो सीरीज इजीली निकाल सकते हैं। ए इंटू आर हो गया तो 10/3, ए इंटू आर स्क्वायर हो गया, तो 10/3 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 20/9 हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 40/27 हो जाएगा। तो इस तरह की ये सीरीज बन जाएगी इजिली। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना कैसे करना था। चलो, और जीपी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। जीपी में एक और इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसको सोल्व करने के लिए बोलते हैं यूज इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज को यूज करके, है ना, यूज इनफाइनाइट सीरीज टू कंप्यूट the rational number, compute the rational number 0.423 बार। अच्छा, इसको मुझे सिंपल करना है, तो इसको मैं नॉर्मली दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो आपने 9th-10th छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि अगर x बराबर 0.423 बार है, इसका मतलब 0.4232323। तो ये मिक्स्ड रिकरिंग कि प्योर, ये मिक्स्ड रिकरिंग है। कैसे, क्योंकि इसमें 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो जब भी मिक्स्ड रिकरिंग हो तो उसको प्योर रिकरिंग में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 से मल्टीप्लाई करा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 4.23 बार। तो ये ऐसा दिखने लगेगा 4.232323। अब ये मिक्स है प्योर, तो इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर सारी डिजिट रिपीट हो तो उसको प्योर रिकरिंग बोलते हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में चेक करना होता है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो। 1 डिजिट रिपीट होता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट को, ये तो 1000 मिलेगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 423.23 का बार बन जाएगा। चलो उल्टा माइनस करो, 1000 में से 10 गए तो 990 एक्स मिला, 423 में से 4 गए तो 419 बना, डेसिमल डेसिमल खत्म, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 419/990, ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू। इजिली हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है मतलब इसको सोल्व करने का, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और है ना, मेथड 2। मेथड 2 समझने के लिए पहले आप नॉर्मली सोचो, अगर मैंने यहाँ 0.423 लिखा होता,
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.4 अलग कर लिया, फिर 0.02 अलग कर लिया, 0.003 अलग कर लिया, तो ये मिल जाएगा वापस से। मतलब जिस नंबर को हमने हटा दिया उस पोजीशन पे अगले स्टेप में 0 लिख देना, सिंपल सा है ना। जैसे नॉर्मली आप, मैंने मान लो 560 लिखा, तो 560 में अगर मैं 5 हटा दूं तो उस प्लेस पे 0 आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो इसी तरह का लिखा हुआ है। इसको अगर मैं एक और तरीके से लिखूं, यानी मैंने इसको लिखा 0.423 बार है ना, 423 23 23 23 23, कुछ इस तरह का नंबर है ये ना। ठीक है, तो ये मिलेगा x इक्वल टू 0.4, ये तो अलग हो गया, तो ये मिलेगा 0.023। फिर अगली बार इन 3 पोजीशन पे 0 आएगी, फिर 23। अगली बार इन 5 पोजीशन पे 0 आएगी, 23। अगली बार इन 7 पोजीशन पे 0 आएगी, 3 4 5 6 7, 23। तो इस तरह से ये मिलता जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 0.4 को तो मैं इजिली 4/10 लिख सकता हूं। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये मिलता है 23 इंटू 10 की पावर -3। ये दिख रहा है 23 इंटू 10 की पावर कितना मिलेगा, -5। ये मिलेगा 23 इंटू 10 की पावर में कितना मिलेगा, 7। तो इस तरह के नंबर दिखते जाएंगे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 4/10। कुछ कॉमन ओमन दिख रहा है क्या, हाँ 23 इंटू 10 की पावर -3 कॉमन हो गया, तो यह मिलेगा 1, और 10 की पावर -2 तो उसको डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 चला गया तो 4 बचा होगा। ठीक है, इस तरह के टर्म दिखते हैं ये। तो यहां से ये मिल जाएगा 4/10 प्लस 23 इंटू 10 की पावर -3, ये तो जीपी है। अब बताओ जीपी के इन्फिनाइट टर्म को जोड़ते हैं तो क्या होता है, a/1 - r, ये हो जाएगा। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, तो ये मिलेगा 4/10 प्लस ये मिलेगा 23/10 की पावर 3। इसको सिंपल करो तो 100/99। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये मिलेगा 4/10, ये आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 990। एलसीएम निकाल के देखो तो 990 एलसीएम हो जाएगा। 99 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई 4 396 आ जाएगा, और 23 जोड़ लो इसमें, कितना मिलेगा इसमें 8 करने पे, तो ये पूरा मिल जाएगा 6 और 3 9, 9 और 3 11, 1 पावर में, तो 419/990 ये आ जाएगा। तो पहले आंसर कितना आया था, 419/990 आया था। अभी भी देखो वही आ रहा है 419/990, देखो पहले भी यही आया था। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसको इसलिए ना। तो आई होप क्लियर हो गया है ना, कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया होगा। मतलब आप उस नंबर को, उस प्लेस के नंबर को हटा रहे थे जिससे 0.423 है, तो अगर आपने 0.44 को हटा दिया तो अगले स्टेप में उस पोजीशन पे 0 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0.4 था तो ये 4 हटा लिया, अगले स्टेप में यहाँ पे 0 आया, ये 3 पोजीशन पे अगले 0 आया, अगले में ये 5 पोजीशन पे 0, अगले में ये 7 पोजीशन पे। जब जब वो नंबर हटता जाएगा तो उस पोजीशन पे अपने आप ही क्या आता जाएगा, 0 आता जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आता है। आपको बोला सम निकाल के बताओ किसका, 999, फिर लिखा है 999, फिर लिखा है 4/9, और इस तरह से ये n टाइम्स ले लेगा ना, n टर्म है। इनका सम देखते हैं कितना मिलता है। तो सम निकालना काफी इजी है, देखो कैसे। पहले वाले 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको लिख सकते हैं 10,000 - 1। तो अगर nth टर्म होएगा तो 10 की पावर n - 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें मैं जितने भी 10 है उनको अलग कर लेता हूँ। 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, और इस तरह से 10 की पावर n मिल जाएगा। अच्छा 1 देखें तो कितना आया, 1 1 1 1 1, ये सारे 1 को अलग से जोड़ लेते हैं। अच्छा ये जीपी दिख रहा है, तो जीपी के n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1। अच्छा 1 1 को n बार जोड़ते तो n आ जाता है, यही आंसर है इसका। इजी है, इस तरह से भी देख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। ठीक है, चलो और देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और देख लेते थोड़े बहुत। अच्छा ये 7 की 9 की जगह अगर 7 भी होता है ना तब भी ऐसे करते हैं। मान लो ये ऐसी सम निकालना है और ये ऐसा होता क्वेश्चन, 7 7 7 7 7 और 4 बार 7, इसी तरह का होता है। लेकिन 9 तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 9 बनाना आसान है। 7 को कॉमन कर लो तो 1 1 1,
ट्रिपल वन, 4 बार 1, इस तरह का मिलेगा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, 9 डबल 9 और ट्रिपल 9 और 4 बार 9, 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो, उसी तरह का सेम क्वेश्चन बन गया, बाकी तो पुराना वही करना है। अगर 9 है तो 10 माइनस 1, 99 है तो 100 माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है आपको, इफ सम ऑफ, लिखो, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन जीपी, है ना, एक जीपी जो स्टार्टिंग के 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन जीपी इज 9 टाइम्स, 9 टाइम्स the sum of 9 times the sum of first 3 term, first 3 term, then find r। तो आपको r बताना है ना, और r 1 नहीं है, ये भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग के सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, 6 टर्म का सम है और 9 गुना है कितने टर्म का सम का, स्टार्टिंग के 3 टर्म के सम का, तो r बताना है। तो ठीक है, जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला तो याद है हमें, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो 9 टाइम्स ऑफ 3 टर्म का सम कितना होता है, ए आर की पावर 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर 1 नहीं है तो कट कर लो इधर से, ए से ए भी खत्म हो जाएगा। आर की पावर 6 माइनस 1 को लिख सकते हैं आर की पावर 3 माइनस 1, आर की पावर 3 प्लस 1, इधर मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ आर की पावर 3 माइनस 1। आर अगर 1 नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आर की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो आर की पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो आर का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे 2। इजीली हम इस तरह से निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरह की चीजें इसमें आती है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जीपी में आपको मल्टीप्लाई दे रखा है तो आप कुछ ऐसे टर्म मानो जिससे कैलकुलेशन क्या है, सिंपल हो जाए, है ना। ठीक है, तो अगर आपको ओड टर्म मानना है ना, जब भी जीपी में हमें कितने टर्म मानना है, ओड टर्म मानना है, या फिर आप इवन भी मान सकते हो। जनरली क्वेश्चन 3 टर्म या फिर मैक्सिमम 4 टर्म का ही आएगा ना, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। तो अगर मुझे उसने बोला है कि ओड टर्म मुझे 3 टर्म मानना है, तो हमेशा बीच में ए लिख लो। अब आर मल्टीप्लाई कर लो, एक आर क्या कर दो डिवाइड, सेम काम करो। अगर 5 टर्म मानना होता तो सेम काम यहाँ पे करता, बीच में ए लिख देता, आर मल्टीप्लाई आर डिवाइड, फिर आर मल्टीप्लाई और आर डिवाइड, तो ये 5 टर्म मिल जाएंगे। और ऐसे इवन के लिए भी देख सकते हैं, अगर 4 टर्म मानने हैं तो 4 टर्म में मानना है तो ए बाई आर और ए आर। अब इससे आर स्क्वायर, देखो इसमें कॉमन रेशियो जो आ रहा है ना, इसमें कॉमन रेशियो आ रहा है आर का, जबकि इधर दूसरे वाले में जो कॉमन रेशियो आ रहा है, अब डिवाइड करके देख लो ना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके देखो तो आर स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो इस तरह से हम 3 टर्म मान सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको जरूर याद रखना कि जब भी हमें 3 टर्म मानना हो तो यही मानना है हमको, अगर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है तो फायदा है, और अगर 4 टर्म मानना है तो यही मानो, क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है तो ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया हमारे लिए, है ना। 3 टर्म 4 टर्म के लिए खास करके, 5 टर्म ये सब नहीं पूछता है, बट 3 टर्म वाला तो हमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ प्रॉपर्टी और है पहले के बाद। दूसरी, अगर आपको एक जीपी दे रखी ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, ठीक है, ये हमारे पास एक जीपी है। क्या है, इस जीपी में हम कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जीपी को पूरे को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनता है बताओ, जीपी को कैसे मल्टीप्लाई, के इंटू ए, के इंटू ए आर, के इंटू ए आर स्क्वायर, के इंटू ए आर की पावर 3। तो ध्यान से देखना, ये भी क्या है, नया वाला भी जीपी है, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है ना। अच्छा, इसको इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखो, आ ही आएगा। तो अगर कोई जीपी दे रखा है तो उस सीक्वेंस में किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीपी ही रहता है। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। 2 जीपी लेते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3। ये हमारे पास एक जीपी है, जीपी 1। एक जीपी बोल लेते हैं, कैपिटल ए आर स्क्वायर, कैपिटल ए आर की पावर 3। ये हमारे पास एक और जीपी है, जीपी 2। 2 जीपी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। ए इंटू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ए इंटू स्मॉल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये नया वाला भी क्या आएगा, जीपी आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो रेशियो सेम आ रहा है।
इस चीज को इससे डिवाइड करो, स्मॉल आर कैपिटल आर, इसको इसका थर्ड और सेकंड से डिवाइड करो तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो यहां से मुझे एक बात और पता चली कि दो जीपी का मल्टीप्लाई करोगे तब भी नया वाला जो बनता है वो जीपी बनता है। चौथा देखते हैं, अगर तीन नंबर ए बी सी जीपी में है तो रेशियो का हमें पता है सेम होता है, तो बी को ए से और सी को बी से डिवाइड करो, तो यहां से मिल रहा है बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो एक और हमें प्रॉपर्टी पता लगी कि अगर तीन नंबर जीपी में है तो मिडिल वाले का स्क्वायर करने से बाकी दो का क्या आता है, प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ना, जैसे अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो अर्थमेटिक मीन सीखा था हमने, सारे नंबर्स को ऐड करके टोटल से डिवाइड करो। तो सेम टाइप का ही ज्योमेट्रिक मीन है, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर 1/n लिख लेना। तो खास करके पहले में दो नंबर के लिए, फॉर टू नंबर ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, दो नंबर के लिए अगर दो नंबर की बात करें तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा ना, ए बी और उसका क्या लगाओगे, अंडर रूट। ठीक है, तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आता है ए बी अंडर रूट। चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ए बी की पावर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अच्छा दो नंबर के लिए देख लिया, कितने भी नंबर हो सबके लिए ऐसी तरह से देखते हैं। तो अगर बहुत सारे नंबर है, एन नंबर है, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, उन सब नंबर का क्या कर लो, मल्टीप्लाई, A1 A2 A3 A4 एन नंबर सबका मल्टीप्लाई करके पावर लिख दो 1/n, ये मिल जाएगा इस तरह से। जितने भी नंबर हो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए यही करना है कि सबका मल्टीप्लाई करके क्या करना है, पावर 1/n कर लेना है। ठीक है, अच्छा एक नोट करके लिख लेना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए नंबर को जीपी में होना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ज्योमेट्रिक मीन फॉर ज्योमेट्रिक मीन नंबर नीड नॉट टू बी इन जीपी। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए नंबर को जीपी में होना जरूरी नहीं है ना, किसी भी नंबर का आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ नंबर दे दिए कि इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बताओ 1 1 2, तो आप बहुत इजी निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सारे नंबर का कर लो मल्टीप्लाई और पावर में लिख दो 1/3, तीन नंबर है तो ये मिलेगा 2 की पावर 1/3। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 लिखो। पांच नंबर होते तो पांचों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।